ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं जावा का इंट्रोडक्शन के जावा को क्यों यूज करें, जावा एक्चुअल में है क्या और जावा को यूज क्यों करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जावा को क्यों यूज करें। जावा का एक स्लोगन है, जैसे हर चीज का एक स्लोगन होता है, जावा का एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है जावा का? जावा का स्लोगन है गोरा, मतलब राइट वंस, एक दफा लिख लो, रन्स एवरीवेयर, कहीं भी चल जाएगा। अच्छा, इस स्लोगन को समझने के लिए सबसे पहले तो समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने कौन कौन से नाम सुने? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट होता है, जो हमारा विंडोज होता है, जिस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें मिला हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग विंडोज कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है माइक्रोसॉफ्ट के अलावा? दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? एप्पल का, एप्पल का जिसको हम लोग कहते हैं मैक ओएस, जो हमारे पास क्या है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं। मैक ओएस होता है, लिनक्स होता है, लेट्स से लिनक्स होता है, एंड उबंटू होता है। अच्छा, ये एक उबंटू होता है। अच्छा, अब मुझे अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो, तो आप लोगों को पता है कि मैक माइक्रोसॉफ्ट में जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसके लिए कौन सी एक्सटेंशन होती है फाइल की? कम ऑन रिप्लाई, कौन सी एक्सटेंशन होती है? .exe। आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .exe एक्सटेंशन होती है, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ और सिर्फ यानी कि विंडोज आपकी सिर्फ .exe एक्सटेंशन की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और किसी चीज को इंस्टॉल नहीं कर सकता। विंडोज क्या कर सकता है? विंडोज सिर्फ और सिर्फ .exe एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकता है और किसी चीज को इंस्टॉल नहीं कर सकता। उसे नहीं पता बाकी सब चीजें क्या होती हैं। अगर आप लोग एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूं, वेट अ सेकंड। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई सा भी सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, लेट्स से ये वाला सॉफ्टवेयर या ये वाला नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ पे आपको इसकी एक्सटेंशन क्या दिख रही है? एक्सटेंशन क्या है इसकी? .exe। क्यों? तब तो ये फाइल तो मेरी, ये वाला सॉफ्टवेयर तो मेरा विंडोज में इंस्टॉल हो सकता है। अच्छा, अगर इसी सॉफ्टवेयर को मैं एप्पल में इंस्टॉल करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल जिस फाइल को इंस्टॉल करता है उसकी एक्सटेंशन होती है .dmg। एप्पल जिस फाइल को एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकता है उसकी एक्सटेंशन होती है .dmg। इसी तरह लिनक्स जिस फाइल को इंस्टॉल करता है उसकी एक्सटेंशन होती है .tar। अब इस तरह से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटेंशन अलग अलग होती हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला क्या आया? अब इस सिचुएशन में लेट्स से सपोज करो जावा नहीं थी, उस टाइम की बात करते हैं जिस टाइम जावा नहीं थी। तो जब जावा नहीं थी, लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास गया और मैंने उनको बोला कि यार मेरा एक मेरे पास एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, मुझे उसके लिए एप्लीकेशन बनानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम बना देते हैं एप्लीकेशन। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन चलाओगे किसमें? तो मैंने बोला कि यार मेरे पास कुछ कंप्यूटर विंडोज के हैं, कुछ एप्पल के हैं और कुछ लिनक्स के हैं। अब मुझे उसको एक ही सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए 3 दफा के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसे वही सॉफ्टवेयर विंडोज के लिए भी बनाना पड़ेगा, वही सॉफ्टवेयर एप्पल के लिए भी बनाना पड़ेगा, वही सॉफ्टवेयर लिनक्स के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो अब समझ में आ रहा है कि एक सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर एक है, काम एक है, पर मेरे पास कंप्यूटर अलग अलग टाइप के हैं, तो मुझे 3 दफा पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर 3 दफा बनवाना पड़ रहा है। मसला समझ में आ रहा है? ये वाला क्लियर है यहां जी तक? सर। यस सर। मसला समझ में आ रहा है कि अब देखो, पर अब जावा आया तो जावा ने बोला कि ये जो तुम्हारे पास मसला आ रहा था ना कि हर किसी चीज के लिए अलग अलग एक्सटेंशन, अलग अलग चीज, उसको छोड़ दो, ये चीज मसला मेरे को, मैं सॉल्व करता हूं। तो जावा ने बोला राइट वंस, तुमने एक दफा कोड लिख लिया, कहीं पे भी एक दफा कोड लिख लिया, राइट वंस रन्स एवरीवेयर। अब उसे किसी भी चीज पर चला लो, चाहे तो मैक ओएस पे चला लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट पे चला लो, चाहे लिनक्स पे चला लो, चाहे किसी भी चीज पे चला लो। तो जावा ने यह मसला सॉल्व कर दिया। अगर अब यही एप्लीकेशन अगर वो जावा पे लिखता तो उसे एप्लीकेशन कितनी बनवानी पड़ती? रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की कितनी एप्लीकेशन बनवानी पड़ती है उसे? सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बनवानी पड़ती, सिर्फ वन एप्लीकेशन बनती, और वन एप्लीकेशन बनती, और वो किस पर होती? जावा पर होती।
अगर वो जावा पर होती तो उसके तीनों टाइप के सेपरेट कंप्यूटर्स पर पॉसिबल होता चलना। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ओके, जी सर। अब आगे चलते हैं कि जावा ये काम करता कैसे है। जावा ये कर तो लेता है, बट ये करता कैसे है, वजह क्या है? तो जावा में हमारे पास यूज होता है कंपाइलर। अब यही काम जावा करता किस तरह से है, इस चीज को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। तो लेट्स से मेरी एक फाइल है जहां पे लेट्स से मैंने बोला कि डू या लेट्स से पेमेंट डू समथिंग डॉट जावा की फाइल है, अब इस फाइल में क्या चीज पड़ी हुई है? इस फाइल में मेरा कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी करने का एक कोड अवेलेबल है। इस फाइल में यहां पे मेरा कुछ ना कुछ यहां पर कोड अवेलेबल है जावा का। यहां पे मेरे पास ये कुछ ना कुछ जावा का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन है जावा की। अब जावा क्या करेगा? अब जैसे ही मैंने कंपाइल हिट की, अब जैसे ही मैंने बोला कि जावा सी डू समथिंग डॉट जावा, अब कंपाइलर क्या करेगा? अब यहां पे इस वाली लाइन में यहां पे कौन प्ले आया करने आया? जावा का कंपाइलर। अब जावा का कंपाइलर ने क्या किया? यहां पे मैं एक दफा और एनोटेट कर देता हूं। यहां पे कौन अवेलेबल है? यहां पे अवेलेबल है जावा का कंपाइलर। ओके, अब जावा के कंपाइलर ने क्या किया? जावा के कंपाइलर ने इसी कोड को यहां से उठाया। जावा के कंपाइलर ने इस कोड को यहां से उठाया, मतलब इसे पिक किया, कोड को उठाया और उठा के इस कोड के मुकाबले में एक और कोड जनरेट करवा दिया। अब ये वाला जो कोड उसने जनरेट करवाया उसे कहते हैं बाइट कोड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अब जो कोड जनरेट करवाया इसे कहते हैं बाइट कोड। और इस फाइल का नाम क्या होगा? कम ऑन रिप्लाई, इस फाइल का नाम क्या होगा? डू समथिंग डॉट क्लास फाइल। अब क्लास फाइल में कौन सा कोड अवेलेबल है? कम ऑन रिप्लाई, क्लास फाइल में कौन सा कोड अवेलेबल है? बाइट कोड। बाइट कोड अवेलेबल है। अच्छा, अब ये बाइट कोड कौन समझ सकता है? अब स्पेशलिटी जो एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? ये जो बाइट कोड है ना, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। ये जो बाइट कोड है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। नो ओएस कैन अंडरस्टैंड बाइट कोड। इस बाइट कोड को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। पर हमने तो अभी बोला कि बाइट कोड जावा की फाइल रन होती है, तो बाइट कोड तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। तो अब आता है, ये तो था जावा का कंपाइलेशन का प्रोसेस, कि ये किस लाइन का काम था? ये जो हम एक लाइन लिखते हैं जावा सी, ये जो हम लोग कंपाइल करने के लिए लाइन लिखते हैं जावा सी वाली लाइन, ये पीछे से बैक एंड पे ये काम कर रही होती है। ये आपकी जावा की फाइल को उठाती है। जावा का कंपाइलर उस फाइल के मुकाबले में क्या जनरेट करवा देता है? एक बाइट कोड। और ये बाइट कोड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, जी सर। अब आगे आते हैं। तो अब यहां पर आते हैं। अब इसके बाद जब ये बाइट कोड हमारे पास आता है, अब आता है यहां पे हमारे पास JVM। इसके बाद क्या करता है? यहां पे हमारे पास एक होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, इसे मैं और फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जो कोड है हमारे पास, अब जावा वर्चुअल मशीन क्या होगा? जावा वर्चुअल मशीन, अब ये नाम से मशीन है बट ये है एक्चुअल में सॉफ्टवेयर। ये एक आपको बता देता हूं प्लस पॉइंट, कि ये नाम से मशीन फील होती है बट ये है एक्चुअली क्या? ये है एक्चुअली 100% सॉफ्टवेयर। ये क्या है? दिस इज 100%
100% सॉफ्टवेयर, ये है एक्चुअल में 100% सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब ये तो है 100% सॉफ्टवेयर। अब जब अब आप लोगों को याद होगा कि अब इसके बाद हम कौन सी कमांड लिखते हैं आगे। अब यहां पे इसके बाद जावा जेवीएम क्या करता है, जेवीएम यहां से बाइट कोड को उठाता है, जेवीएम बाइट कोड को पिक करता है, जेवीएम बाइट कोड को पिक करता है, बाइट कोड को उठाता है। अब देखो मैंने क्या बोला था, बाइट कोड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बाइट कोड समझ सकता है? नो सर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। पर जेवीएम, सिर्फ बाइट कोड को समझ कौन सकता है? सिर्फ जेवीएम। इस बाइट को कौन समझ सकता है? सिर्फ जेवीएम। तो जेवीएम इस बाइट कोड को, अब जेवीएम इस बाइट कोड को क्या करता है, जेवीएम इस बाइट कोड को हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाता है। एक सेकंड, मुझे इसका स्पेस कम है, मुझे एक और बॉक्स बनाने दो यहां पर। अब ये जेवीएम कहां पड़ा होगा? ये जेवीएम किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा होगा, जेवीएम किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हुआ होगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, उबंटू हो सकती है, मैक ओएस हो सकती है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है ये वाला। तो लेट्स अज्यूम हम लोग यहाँ पे इसको विंडोज कह लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये हमारे पास विंडोज में जेवीएम पड़ा हुआ है। तो अब ये जेवीएम हमारे पास जो है, अब ये जेवीएम हमारे पास विंडोज, अब जेवीएम, एक सेकंड, ओके। तो अब ये जेवीएम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हुआ हो सकता है। अब ये जेवीएम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हो सकता है, विंडोज में, मैक में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जेवीएम पड़ा हो सकता है। अब जेवीएम को हम क्या देंगे? जेवीएम को सिर्फ बाइट कोड देंगे। हमें जेवीएम को क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ बाइट कोड देना है, और वो उस बाइट कोड को रन कर देगा। हमें जेवीएम को क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ बाइट कोड देना है, और जेवीएम इस बाइट कोड को लेके पिक करके क्या कर देगा? रन कर देगा जेवीएम के बाइट कोड को। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, मतलब हमारा कोड चल जाएगा। तो अब यहां तक के लिए ये समझ में आ गया। तो अब एक चीज हमें समझ में आई। अब देखो, अगर मुझे किसी को कोड अपना देना है, लेट्स से मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा, मैंने कोई एक एप्लीकेशन लिखी विंडोज को यूज करते हुए, मैंने कोई एक एप्लीकेशन लिखी विंडोज को यूज करते हुए। अब मैं, और लेट्स से मैंने आपको वो एप्लीकेशन देनी थी, बट आप लोगों के पास एप्पल का लैपटॉप था, तो मैं अपनी एप्लीकेशन तो आप लोगों को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल जावा को बगैर यूज कर रहा होता तो मैं अपनी एप्लीकेशन आप लोगों को देता, तो वो आपके किसी काम की नहीं होती, क्योंकि आपके पास चल नहीं सकती थी। बट अगर मैं अब आप लोगों को क्या दूंगा? अब मैं आप लोगों को दूंगा ये बाइट कोड। अब मैं आप लोगों को क्या दूंगा? ये बाइट कोड दूंगा, सिर्फ ये आपको दूंगा बाइट कोड। वी विल गिव बाइट कोड टू अदर ओएस। अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बाइट कोड दूंगा। अब बाइट कोड को आप क्या करोगे? आप इस बाइट कोड को अपने मैक ओएस के अंदर जेवीएम होगा आपके पास, अगर आपके पास मैक है तो आपके पास मैक ओएस के अंदर जेवीएम होगा, आप उसको ये बाइट कोड दोगे तो क्या वो जेवीएम इस बाइट कोड को समझ लेगा? जेवीएम बाइट कोड को समझ लेगा, क्योंकि बाइट कोड को कौन समझ सकता है? सिर्फ बाइट कोड को कौन समझ सकता है? सिर्फ जेवीएम, सिर्फ जेवीएम समझ सकता है। तो अब अगर आपके पास मैंने भली विंडोज को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन बनाई है, बट अगर मैं आप लोगों को वो बाइट कोड दूंगा तो वो बाइट कोड तो जेवीएम पर चलेगा, और जेवीएम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये बाइट कोड विंडोज पर बना है या मैक पर बना है या लिनक्स पर बना है, किस चीज पर बना है, जेवीएम को उससे कोई लेना देना नहीं है। जेवीएम को किससे लेना देना है? सिर्फ बाइट कोड से लेना देना है। अगर आपके पास बाइट कोड है तो जेवीएम उसे रन कर देगा। तो अब हमारा ये मसला सॉल्व हो गया कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर सिर्फ जेवीएम इंस्टॉल करना होगा, और कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होगा। अगर मुझे मैक पर कोई फाइल चलानी है तो मैं मैक का जेवीएम इंस्टॉल कर लूंगा, विंडोज पर कोई फाइल चलानी है तो मैं विंडोज का जेवीएम इंस्टॉल कर लूंगा, लिनक्स पर कोई फाइल चलानी है तो मैं लिनक्स का जेवीएम इंस्टॉल कर लूंगा। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं सर, सही है। ओके, तो अब जावा का पहला प्रोग्राम लिखने से पहले अब आप लोगों को सबसे पहले तो नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना है। नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, तो आपको नोटपैड प्लस प्लस मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन सिंपल है, नेक्स्ट 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 करना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब नोटपैड आपके पास ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? न्यू फाइल यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। आपने न्यू फाइल क्रिएट की, न्यू फाइल के बाद आप यहाँ पे जाके इसको करेंगे सेव एज, ठीक है। सेव एज आप यहाँ पे जाके इसको
सेव एज इंस्टॉल करके, एक सेकेंड, और मैं इसको सेव कर देता हूं। हमने जो अभी अभी रिसेंट फोल्डर क्रिएट किया है वहां पर, यहां पर सेव कर देता हूं, और मैं इसको एक्सटेंशन दे देता हूं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब यहां पे मैंने इसकी एक्सटेंशन दे दी डॉट जावा। अच्छा, अब जावा की एक्सटेंशन, कोई भी फाइल अगर आपको रन करनी है जावा की, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? ये मस्ट रूल है, उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? डॉट जावा। डॉट जावा एक्सटेंशन होनी चाहिए, सही है। अब उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, क्लास हेलो वर्ल्ड। अभी कुछ चीजें हैं मैं सिर्फ लिख रहा हूं, इस चीजों को मैं आपको वक्त के साथ साथ सब चीजें आखिर में डिफाइन करवाता जाऊंगा। सिर्फ फिलहाल कुछ चीजें मैं सिर्फ लिख रहा हूं। फिलहाल आप लोग इसको सिर्फ याद कर लो। एक सेकंड, मैं इसके टेक्स्ट इंक्रीज कर दूं ताकि आप लोगों को अब आप लोगों को दिखता रहेगा। system.out.println हेलो भाई, सही है। ओके, तो अब सबसे पहले तो इसका इस हमारे इस लिखे हुए कोड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। अच्छा, जावा के अंदर, जावा में एक चीज मस्ट है, आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखो कि जो भी क्लास होगी, कोई भी हमारे पास जो भी क्लास होगी, क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही होगी। क्लास name always starts with capital ये letter। तो पढ़ चुके हैं यार हम जावा। एग्जैक्टली आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर चुके हो, मैं एक दफा फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब देखो क्लास का नाम, अब देखो मैंने क्या बोला, क्लास का नाम हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा होगा? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर। पर अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एच की बजाय स्मॉल एच लिख दूं, क्या एरर आएगी? नहीं, एरर नहीं नहीं आएगी। आएगा। एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी एरर? क्योंकि ये लाजमी नहीं है। देखो कुछ चीजें होती हैं जो जावा की तरफ से रूल दिए गए होते हैं कि अगर आप वो नहीं करोगे तो एरर आएगी। जिस तरह से मैं यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दूं तो एरर आएगी। ये रूल किसकी तरफ से दिया गया है? जावा की तरफ से, जो हमें कंप्लीटली फॉलो करना है। बट कुछ रूल क्या हुआ बच्चा? कुछ रूल्स हमें जावा ने दिए, बट कुछ रूल्स क्या है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के डेवलपर्स फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? कि लेट्स से आज मैंने तो यहाँ पे कोड लिख लिया, मैंने यहाँ पे कोई ना कोई कोड लिख लिया। अब ये कोड लेट्स से अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है, या किसी फॉरेन कंट्री में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, या रशिया में, चाइना में, कहीं किसी बाहर की कंट्री में कोई बंदा बैठा हुआ है, जावा डेवलपर बैठा हुआ है। अब अगर वो मेरा कोड देखे तो उसे मेरा कोड देखते ही समझ में आना चाहिए कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैंने कहां पे कौन सी चीज बनाई है। तो अब इसी तरह से पूरी दुनिया में कुछ चीजें उन्होंने कांस्टेंट कर दी हैं। क्या चीजें कांस्टेंट कर दी हैं? कि क्लास का नाम आप जब भी दोगे तो आप कैपिटल लेटर से दोगे। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई बाहर की कंट्री में भी बैठा हुआ होगा, अगर सिर्फ इस हेलो वर्ल्ड को देखेगा तो उसे आइडिया हो जाएगा कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। यहां तक लेकिन क्लास का कीवर्ड लिखा हुआ है तो पता चल ही जाएगा कि क्लास है। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। बट अगर हम लोगों को, आपको पता है कि हमेशा हम सिर्फ क्लास का कीवर्ड नहीं यूज कर, क्लास हमेशा यूं नहीं यूज कर सकते। कई दफा हम लोग यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना रहे होंगे आगे चल के, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट भी बना रहे होंगे आगे। ये आगे आएगा, डोंट वरी, ये आगे आएगा, हम लोग इसको आगे देखेंगे कि हम इसका ऑब्जेक्ट भी बना रहे होंगे आगे चल के, कुछ इस तरह से। बट क्या अब यहाँ पे मैंने क्लास का कीवर्ड लिखा है? नहीं यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिखा है, और हो सकता है ये मेरी किसी और फाइल में हो। ये तो इस फाइल में, अभी तो आप ये कह रही हो कि ना कि मैं ये फाइल देख के मैं बोल सकती हूँ कि ये क्लास है, तो मुझे पता चल गया ये क्लास है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी और फाइल में मैंने यूज किया हो, अब वहां पे पता चलेगा ये क्लास है? नहीं सर।
अगर मैंने h स्मॉल लिखा होगा तो वहां पे देखो आपको तो पता चल जाएगा, आपने कोड लिखा है, आपको तो पता चल जाएगा कि h हेलो वर्ल्ड मेरी क्लास है, क्योंकि कोड आपने लिखा है, कोड आपने लिखा है, आपको पता है हेलो वर्ल्ड मेरी क्लास है। बट अगर यही कोड आपका मैं पढ़ रहा हूँ, या आपका कोई दूसरा फेलो पढ़ रहा है, या कोई फॉरेन कंट्री में बंदा पढ़ रहा है, उसे तो नहीं पता कि हेलो वर्ल्ड एक क्लास है, उसे तो नहीं पता ना हेलो वर्ल्ड एक क्लास है। बट अगर आपने ये हेलो वर्ल्ड कैपिटल से स्टार्ट किया होगा तो उसे देखते ही, इस चीज को देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्लास है, ये एक क्लास है। अब मेरा अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि इस कोड को देख के आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस यूज हुई है। इस कोड को देख के आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस यूज हुई है? सर एक क्लास हेलो वर्ल्ड की और एक मेन, अच्छा एक क्लास एक तो हेलो वर्ल्ड की हमारे पास क्लास हो गई है क्योंकि एच कैपिटल है। दूसरा देखो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, क्लास है। स्ट्रिंग क्लास है, एग्जैक्टली स्ट्रिंग एक क्लास है। आगे चल के डिफाइन करेंगे कि होता क्या है, डोंट वरी, इसको आगे चल के देखेंगे। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है तो स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। सिस्टम का एस कैपिटल है तो सिस्टम क्या है? एक क्लास। क्लास है। तो अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस रूल को, जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा था कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, और ये रूल क्या है? वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। वर्ल्ड, ये रूल किसने दिया हमें? क्या ये रूल जावा ने दिया है? क्या ये रूल हमें जावा ने दिया है? नहीं सर। जावा ने नहीं दिया। ये रूल किसने, किन्होंने दिया है? ये रूल एक वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं सारी दुनिया के डेवलपर्स, ताकि एक दूसरे के कोड समझने में आसानी हो जाए। ये रूल हमें जावा ने नहीं दिया, ये हमने खुद बनाया है। मतलब एक कॉन्स्टेंटली सबने डेवलपर्स ने एक मतलब एक नजरिया होके एक सोच के। तो अब इस रूल की वजह से हमें अपने इस छोटे से कोड में जितनी भी क्लासेस थी, हमें पता चल गया कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। स्ट्रिंग एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज से पता चला? इन कैपिटल लेटर्स की वजह से। क्या पब्लिक एक क्लास है? नो सर। आउट एक क्लास है? नो सर। प्रिंटलन एक क्लास है? कोई क्लास नहीं है ये, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रही। क्लियर है? तो अगर आप लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो तो आपका कोड तो काम करेगा। अगर आप यहाँ सॉरी अगर आप इसको स्मॉल लेटर से लिखते हो तो आपका कोड तो काम करेगा, डोंट वरी, आपका कोड एग्जैक्टली काम करेगा, हर चीज सही होगी। बट अगर आप किसी डेवलपर को दिखाओगे तो वो आपके कोड को प्रोफेशनल नहीं समझेगा, वो आपके कोड को देख के फिर भी कहेगा ये गलत है। क्लियर है? तो अब यहां से एट द एंड आपने क्या एक लेसन क्या सीखा कि आपको जब भी क्लास बनानी है कैपिटल लेटर्स से बनानी है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो कोड हमारा यहां तक हो गया। एक सेकंड, लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन, तो उसमें इसको और आगे डिटेल से देखते हैं। यहां तक सब चीजें समझ में आ गई?